हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियरंजन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर इन यूनिट ऑफ टीचिंग वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, RGSC BHO। आज वीक 7 का पहला लेक्चर। आज हम जानेंगे फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, इसके संरचना क्या है और इनके कार्य क्या हैं। इस लेक्चर के अंदर क्या क्या कवर करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा इस टॉपिक से, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ओवरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द इंटरनल जेनिटलिया के बारे में जाएंगे कि जो अंदर की तरफ जेनिटलिया होती है शरीर के अंदर, उनको क्या क्या है, और उसके बाद जो बाहर की तरफ जेनिटलिया जो बाहर से दिखता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इसके संरचना एवं कार्यों के बारे में। चलिए सबसे पहले मैं परिचय कराता हूं इस टॉपिक से। पशुपालन जो टॉपिक है, कोर्स है, उसके अंदर क्यों पढ़ना है ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, क्या जरूरत है इसको पढ़ने का। तो जो पशुपालन जो होता है या करते हैं वो मेनली प्रोडक्शन के लिए किया जाता है कि एनिमल से हमें कुछ उत्पाद मिल सके, जैसे दूध मिल सके, अंडे मिल सके या फिर मीट मिल सके। ये तभी मिलेगा जब रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरत है कि उनके शरीर के अंदर जेनिटल ऑर्गन्स हों, जनन अन्न हो, तभी जाकर के ये एनिमल रिप्रोड्यूस करेंगे और जो उत्पाद है वहां से हमें मिल पाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा इसको मैनेज कर सके, स्पेशली द रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट। नहीं पता रहेगा तो हम रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ये इसकी जानकारी जो है एसेंशियल है टू ऑप्टिमाइज द ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। हम किस तरह के ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस यूज करें ताकि ऑप्टिमाइज करें, अधिक से अधिक हम जानवरों से बच्चे ले सकें, पशुओं से बच्चे ले सकें, ताकि इनके फर्टिलिटी को भी इंप्रूव कर सकें। फर्टिलिटी इंप्रूव नहीं होगा तो कम बच्चे देंगे या ज्यादा दिन में बच्चे देंगे तो उत्पाद हमें कम मिल सकता है। हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा मिल्क है, मीट है, एग है। जैसे एक गाय को साल में एक बच्चे दे देने चाहिए, अगर वो 2 साल में एक बच्चे दे रहे हैं तो दूध कम मिलेंगे, तो रिप्रोडक्शन अच्छा होगा, तभी वो प्रोडक्शन अच्छा होगा। साथ ही साथ ये सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री में भी सहायक, अगर इसका नॉलेज हो तो सस्टेनेबल एनिमल हस्बेंड्री हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए समझते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स क्या क्या हैं। तो इसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है, इंटरनल जेनिटलिया और दूसरा है एक्सटर्नल जेनिटलिया। इंटरनल जेनिटलिया मतलब जो शरीर के अंदर होते हैं वो ओवरी और ट्यूबुलर जेनिटलिया होते हैं। ट्यूबुलर जेनिटलिया में सब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसमें नली के रूप के होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, ओविडक्ट आ गया, यूट्रस जो गर्भाशय जिसको बोलते हैं, सर्विक्स गर्भाशय ग्रीवा, और वेजाइना जो एनिमल का योनि होता है। उसी तरह से एक्सटर्नल जेनिटलिया है, इसमें वेस्टिबुल आते हैं, वल्वा आते हैं एंड क्लिटोरिस आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओवरी को। ओवरी क्या है, कैसा होता है, क्या इनका कार्य है। तो ओवरी जो है ये एनिमल के शरीर के अंदर 2 होते हैं और इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक यौन अंग भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है उस साइड्स जो है एक जो है वो रिलीज होते हैं और जो आगे चल करके फर्टिलाइजेशन होता है और इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो जो इस तरह से ओवरी होता है, अलमंड शेप का होता है खास करके कैटल में, और ये जो सबसे बाहर का जो लेयर है उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं और ये फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसके अंदर का जो लेयर है वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहलाता है और ये बहुत पतली लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके बाद का जो लेयर है वो कॉर्टेक्स आता है। अगर ये ओवरी है, बाहर का लेयर जर्मिनल एपिथेलियम था, इसके नीचे कॉर्टेक्स ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और इसके नीचे का ये जो लेयर है ये कॉर्टेक्स है। इसमें डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारा फॉलिकल्स या कॉर्पस लुटियम होते हैं जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ये होते हैं, ग्रो करते रहते हैं। और सबसे अंदर का जो लेयर है वो मेडुला कहलाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे लिम्फेटिक्स होते हैं और नर्व्स होते हैं। अब इनके कार्य क्या हैं, ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये फीमेल गैमेट्स जिसको oocytes बोलते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। oocytes ही ओव्यूलेशन के समय रिलीज होता है और आगे चल करके फर्टिलाइजेशन उसका होता है।
दूसरा है कि इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इनके बिना हम रिप्रोडक्शन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये ओवरी ही प्रोड्यूस करता है, इसलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। अब हम ओवरी का शेप देखें कि अलग अलग जानवरों में किस तरह का शेप है। तो ये काऊ, ईव और डो, फीमेल जो सीप होते हैं उनको ईव बोलते हैं, और जो फीमेल जो गोट होते हैं उनको डो बोलते हैं, और जो फीमेल जो सुकर होता है, पिग होता है, उसको सौ बोलते हैं। तो इन सब में काऊ, ईव और डो में ये अलमोंड शेप के होते हैं। अलमोंड इस तरह का शेप होता है, इस तरह के शेप के ये होते हैं, बादाम के आकार का। लेकिन सौ में थोड़ा इसका शेप अलग है। ये जब प्यूबर्टी आती है, युवा अवस्था होती है, उससे पहले तो ये अंडाकार होता है इस तरह से, लेकिन जब युवा अवस्था आने के बाद ये सहतूत के आकार का हो जाता है। इसका भी रीजन है, क्योंकि जब प्यूबर्टी आती है, युवा अवस्था आता है, तो फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद इस तरह से बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो करते हैं जो इनके आकार को चेंज कर देता है और एक सहतूत के आकार को शेप दे देता है। अब ये ओवरी जो है ये होते कहाँ हैं, इसका भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कई बार एनिमल की गाभिन को चेक करते हैं तो ये लोकेशन हमें पता रहेगा, तब उनकी गर्भावस्था को हम पता कर सकते हैं। खास करके बड़े जानवरों में जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, तो लोकेशन का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लोकेटेड होते हैं वो क्रेनियल बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट कुछ नहीं है, ये डबल लेयर शीट होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जो सपोर्ट करता है, ओवरी को भी सपोर्ट करेगा, ओविडक्ट को भी सपोर्ट करेगा, यूट्रस को भी सपोर्ट करेगा। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट ओवरी को सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग मेजोवेरियम बोलते हैं। जो पार्ट ओविडक्ट को सपोर्ट कर रहा है उसको मेजोसाल्पिंग बोलते हैं। जो पार्ट यूट्रस को सपोर्ट कर रहा है वो मेजोमेट्रियम बोलते हैं। तो ओवरी को सपोर्ट करने वाला जो ब्रॉड लिगामेंट है वो कहलाएगा मेजोवेरियम। और ये जो है क्रेनियल बॉर्डर में होता है, मेजोवेरियम के क्रेनियल बॉर्डर में सिचुएटेड होता है। वेंट्रोलैटरल फ्लोर ऑफ द पेल्विस, जो कमर का पोर्शन है उसको पेल्विस बोलते हैं, पेल्विक कैविटी होता है, वो नीचे की तरफ और थोड़ा बाहर की तरफ दोनों साइड में ये होता है। नियर द पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी जो बनता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, अंदर वाला पार्ट पेल्विक इनलेट कहलाता है और बाहर वाला पार्ट पेल्विक आउटलेट कहलाता है। तो पेल्विक इनलेट में नीचे की तरफ दोनों साइड में लेटरली थोड़ा सिचुएटेड होते हैं क्रेनियल बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। तो यहां पे जब कोई पाल्पेट करेगा तो उनको ये ओवरी मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओविडक्ट, जिसको डिम वाहिनी भी बोलते हैं। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, साल्पिंग्स बोलते हैं, और यूट्राइन ट्यूब्स के भी नाम से जाना जाता है। ये फॉलोपियन ट्यूब्स के ज्यादातर ह्यूमन में इसको यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। ये पेयर्ड होता है और कन्वोल्यूटेड होता है, दो होता है दोनों साइड में, दो ओवरी से के साथ वो वहां से शुरू होता है। कन्वोल्यूटेड मतलब इस तरह से टेढ़ा, ज्यादातर वो मुड़ा हुआ रहेगा। और ये कहां से कहां तक रहेगा, ये रहेगा ओवरी, जैसे यहाँ पे ओवरी सिचुएटेड है तो यहां से ये स्टार्ट होकर के ये यूट्रस तक, टिप ऑफ द यूट्राइन हॉर्न तक ये जाता है। जब इसको हम पाल्पेट करते हैं, इसको जब हम दो फिंगर के बीच में रोल करते हैं तो ये हार्ड फील होता है, कार्टिलेज जैसा ये फील होता है, यही इसका पहचान है। अब इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, अब इसके तीन पार्ट हैं। एक जो प्रॉक्सिमल पार्ट है जो टुवर्ड्स द ओवरी है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम, और ये जो शेप होता है इसका इस तरह से होता है, ये थोड़ा डायलेटेड पोर्शन होता है। उसके बाद का पार्ट जो मिडिल सेगमेंट है वो एम्पुला कहलाता है, ये भी कन्वोल्यूटेड, हाईली कन्वोल्यूटेड पार्ट होता है। और डिस्टल सेगमेंट जो टुवर्ड्स द यूट्रस है इसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। अब ये तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो इनफंडिबुलम होता है, वो थोड़ा डायलेटेड फनल शेप का होता है, इस तरह से डायलेटेड होता है। यहाँ पे ओवरी है तो यहीं से ये शुरू होता है और इस तरह से ये फंडिबुलम का पोर्शन हो गया। उसके बाद एम्पुला होता है, ये बहुत लार्जेस्ट पार्ट होता है, इस तरह से कन्वोल्यूटेड होता है, हाईली टॉर्चुअस होता है। लेकिन जो इस्थमस है वो लेस टॉर्चुअस होगा, वो उतना कन्वोल्यूटेड नहीं होगा। डायमीटर जो होता है वो इनफंडिबुलम का सबसे ज्यादा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पोर्शन इनफंडिबुलम का है, ये थोड़ा ज्यादा डायमीटर है। लेकिन उससे कम डायमीटर जो होगा एम्पुला का होगा। ये डायमीटर जो होगा एम्पुला का वो बड़ा होगा इस्थमस से।
ये जो ओपनिंग होता है, ये ओपनिंग है टुवार्ड्स द ओवरी इनफंडुबुलम का, इसको ओस्टियम बोलते हैं। इस ओपनिंग को हम लोग ओस्टियम बोलते हैं। और यहीं पे ये जो है छोटे छोटे जो है फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें, जिसको फिम्ब्रिया बोला जाता है। ये फिम्ब्रिया ओवुलेशन के समय में हेल्प करते हैं, ये उसको उस साइट्स को कैच करने में मदद करते हैं। ये इस्थमस एम्पुला जो है वो इस्थमस को, जैसे ये एम्पुला है इस्थमस से यहाँ पे आकर के ये अटैच हो रहा है, मिल रहा है, तो यहाँ पे एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है क्योंकि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, खास करके एनिमल में। दूसरा ये है कि इस्थमस जो है ये आगे चल करके यूट्रस यूट्राइन हॉर्न से ये अटैच होता है, वहां पे भी एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग यूटेरोट्यूबल जंक्शंस बोलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन होता है जो स्पर्मेटोजोआ को अलाउ करता है यहां तक पहुंचने में, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं? तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि ओवरी है, ओवरी यहाँ पे है, अगर यहाँ पे फॉलिकल्स, बड़ा फॉलिकल्स है, ओवुलेट हो रहा है, तो ये एम्पुला जो है यहाँ पे आकर के इससे लग जाता है और यहां से जो ओवुलेशन होगा वो इसके अंदर आ जाता है। यहाँ पे फिम्ब्रिया होते हैं, वो उसको अंदर ले लेते हैं, उसमें कुछ मूवमेंट होता है, वो अंदर ले लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ये ओवुलेशंस में उस साइट्स को कैप्चर कर रहे हैं। अब ये जब कैप्चर हो गया उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये अंदर की तरफ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने बताया था कि इम्पोलरी एस्थमस जंक्शन में वहां पे जाकर के फर्टिलाइज करेंगे। दूसरा है कि यहाँ पे जब मैटिंग हुआ, ब्रीडिंग हुआ, तो इस साइड से स्पर्मेटोजोआ भी आ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये ट्रांसपोर्ट तो स्पर्मेटोजोआ और उस साइड दोनों का कर रहा है, लेकिन उस साइड इस डायरेक्शन में आ रहा है और स्पर्मेटोजोआ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वहां पे आकर के दोनों मिलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, और फर्टिलाइज करते हैं। जब फर्टिलाइज हो गया उसके बाद क्या होगा कि ये जाइगोट बनेंगे, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेंगे। अब यहाँ इम्ब्रियो से फिर इनको यूट्रस में आना है, यूट्रस में आकर के वहां पे अटैचमेंट होगा और आगे की क्रिया जो डेवलपमेंट होना है वो होगा। तो ये इम्ब्रियो को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ इम्ब्रियो बना, ये डेवलप होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4 में डिवाइड होते जाते हैं, तो उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ इंटायर प्रोसेस में जब तक यहाँ पे ओसाइट्स है या स्पर्मेटोजोआ है या इम्ब्रियो है, उसको पोषण देते हैं उनको, ताकि उनमें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं यूट्रस को, देखते हैं कैसा होता है। तो यूट्रस क्या है? इट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन एंड इन कंसिस्ट ऑफ 2 यूट्राइन्स हॉर्न। जैसे इस तरह के यूट्राइन्स हॉर्न होते हैं, 2 यूट्राइन्स हॉर्न से बने होते हैं। ये यूट्राइन एक हॉर्न हो गया, ये दूसरा हॉर्न हो गया। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द यूटेरोट्यूबल जंक्शन, यहाँ पे यूटेरोट्यूबल जंक्शन बन रहा था जहां पे ओविडक्ट आकर के अटैच हो रहा था दोनों साइड में। अब यहां से ये एक्सटेंड होते हैं और सर्विक्स तक, आगे का पोर्शन जो है ये सर्विक्स होता है और ये कुछ पोर्शन यूट्राइन बॉडी कहलाता है। सो इसका काम क्या है? जब ये कंसेप्शन होता है, जब गर्भावस्था होता है एनिमल का, तो उस समय ये फीटस को एकोमोडेट करता है और अपने आप को इनलार्ज करता है। जैसे जैसे फीटस बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये इनलार्ज होता चला जाता है और आफ्टर पार्चुरेशन ये फिर कम भी हो जाता है, इन्फ्लोट भी कर जाता है। अब इनके लेयर्स क्या क्या है? तो इनके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहरी लेयर को आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं, आउटर मोस्ट को सिरोसा बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब ये एनिमल जितने भी पशु हैं उसमें कितने तरह के यूट्रस होते हैं? तो इनमें 4 तरह के यूट्रस हैं। पहला होता है बाइकॉर्नुएट, जिसमें कॉर्नुआ यानी हॉर्न बहुत लंबा होता है और उसके बॉडी जो होते हैं यूट्राइन बॉडी वो छोटे होते हैं, इनको बाइकॉर्नुएट बोलते हैं। और इस तरह के यूट्रस जो है वो गाय में हो सकता है, बकरी में हो सकता है, भेड़ में हो सकता है या शुकर में हो सकता है। दूसरा होता है बाइपार्टाइट, इसके हॉर्न जो हैं वो होते तो हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, लेकिन यूट्राइन बॉडी जो है थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है कंपेरिजन टू द यूट्राइन हॉर्न। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइपार्टाइट। इस तरह के जो यूट्रस होते हैं वो मेयर्स में मिलते हैं यानी घोड़ी में मिलती हैं। एक होता है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स यूट्रस का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन सर्विक्स बन रहा था, अब ये यूट्राइन हॉर्न अलग और ये यूट्राइन हॉर्न अलग ओपन होगा योनि में, और सर्विक्स में 2 पैसेज बनते हैं रास्ते में,
बनते हैं, तो इसको हम लोग डुप्लेक्स यूट्रस बोलते हैं। और एक चौथा होता है सिंप्लेक्स यूट्रस, इसमें यूट्राइन ऑन होता ही नहीं है, सिर्फ यूट्राइन बॉडी होता है और ये पियर शेप्ड का होता है। और ये ज्यादातर होते हैं प्राइमेट्स, जैसे मंकी हो गया उसमें मिलेगा, या फिर ह्यूमन में ये सिंप्लेक्स यूट्रस होते हैं। अब उसके बाद का पोर्शन जो है, यूट्रस के बाद का पोर्शन सर्विक्स का होता है। सर्विक्स जो है वो क्या है, एक स्फिंक्टर लाइक ऑर्गन है, स्फिंक्टर बनाता है बिटवीन द यूट्रस एंड वेजाइना। ये हार्ड होता है, थिक होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें 3 से 5 एनुलर रिंग होते हैं जो मस्कुलर फाइब्रस ट्रांसवर्स फोल्ड के बने होते हैं। ये फोल्ड होता है, मस्कुलर फाइब्रस ट्रांसवर्स फोल्ड होता है जो ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर देता है। और ये जो एनुलर रिंग होते हैं ये सिर्फ गाय में, भेड़ में एंड बकरी में मिलता है, बट सूकर में ये नहीं होता है। सूकर में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसफर फोल्ड होता है, जो थिकनिंग होता है उसके वाल का, और वही एक ट्रांसफर फोल्ड बंद करके उसके पैसेज को क्लोज किए रहता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसको हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा भी बोलते हैं। इसके कई फंक्शंस हैं, जैसे ये प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करता है। किसी भी ये स्फिंक्टर जब क्लोज रहता है तो किसी भी पैथोजन या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से गर्भाशय तक जाने नहीं देता है, उसको रोक करके रखता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि जो स्पर्मेटोजोआ है, क्योंकि जब मैटिंग होता है तो मिलियंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ रिलीज होते हैं सीमेन के साथ, और उसमें क्या है कि जो अच्छे स्पर्मेटोजोआ हैं, हेल्दी हैं, उन्हीं को ये पास होने देता है, बाकी को ये फिल्टर कर देता है। एक तीसरा काम इसका जो है कि जो हीट में जब एनिमल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्मी में भी एनिमल आ गई है, उस समय ये थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, इसके ओपनिंग जो है थोड़ा सा बढ़ जाते हैं और उस समय ये स्पर्मेटोजोआ को पास होने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उस समय ये थिक म्यूकस का सिक्रीशन होता है और ये पैसेज को क्लोज कर देते हैं, जिसको सर्वाइकल सील भी कहा जाता है। इसके कारण से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकता है। और पार्चुरेशन के समय ये डायलेट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और क्या करता है कि फीटस को बाहर आने में हेल्प करता है। तो ये सब इनके कार्य हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है जेनिटल ऑर्गन्स का, उसको वेजाइना है, उसको देखते हैं कि वेजाइना क्या है। ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन कहा जाता है, इसी से मैटिंग होती है फीमेल में। और ये कहाँ पे होता है, ये पेल्विक कैविटी जैसे हम अभी बता रहे थे, जहां पे ओवरी सिचुएटेड होता है, वहीं पे उसी कैविटी में ये भी स्थित होता है। और ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, मतलब कि ये वहां पे होता है डोर्सल टू द यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर बट रेक्टम के नीचे, बिलो द रेक्टम। तो ये ऊपर में रेक्टम हुआ, बीच में यूट्रस हुआ और फिर यूरिनरी ब्लैडर हुआ, तो दोनों के बीच में ये स्थित होता है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है उसके बारे में चलिए देखते हैं, समझते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स का ट्यूब जैसा बना होता है, जो एक्सटेंड होता है सर्विक्स टू वेस्टिबुल। सर्विक्स से वेस्टिबुल तक का जो पोर्शन है उसी को वेजाइना या योनि हम लोग बोलते हैं। ये लुमिनल स्पेस एट द क्रेनियल एंड ऑफ द वेजाइना फॉर्म्स द फॉर्निक्स। ये स्ट्रक्चर जो फॉर्निक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एक लुमिनल स्पेस बनता है। इसमें क्या होता है कि कई बार जब सीमेन जब लगाया जाता है, जैसे एआई करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो उसमें क्या है कि इसी फॉर्निक्स में एआई गन जाकर के फंस जाता है और लोगों को लगता है, जो जिनको जानकारी नहीं है उनको लगता है कि ये हमने सही तरीके से सीमेंट को डिपॉजिट किया है, खास करके कृत्रिम गर्भाधान में, जो कि सही नहीं होता है। अगर उनको फॉर्निक्स की जानकारी हो तो सही से पाल्पेट करके उनको सही स्थान पे उसको किया जा सकता है। इसके बाद क्या है, काउ पोजेज द एंटीरियर इंस्फिंक्टर। सभी एनिमल में नहीं होता है, लेकिन गाय में यह खासियत है कि एंटीरियर इंस्फिंक्टर के साथ साथ पोस्टीरियर इंस्फिंक्टर भी होता है, जो हेल्प कर, जो पैसेज को क्लोज करके रखता है और किसी भी पैथोजेंस को इंटर होने से ये रोकता है। अब वेजाइना का कितने लेयर्स होते हैं, क्या क्या इसमें मसल्स होते हैं। जैसे इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इसको एडवेंसिया या सिरोसा बोला जाता है। उसके बाद मिडिल लेयर है,
ये मसल्स फाइबर्स का बना होता है। मसल्स फाइबर्स का भी इसमें दो लेयर होता है, आउटर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल होता है और अंदर की तरफ जो होता है वो सर्कुलर मसल्स फाइबर्स होते हैं। इसको मस्कुलर कोट बोला जाता है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। और ये इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। इनर मोस्ट लेयर में बहुत सारे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स मिलते हैं। अब योनि के क्या काम है? ये जो है म्यूकस, जो यूट्रस से म्यूकस सिक्रीट हो रहा है उसको ये पैसेज होता है, जिसको स्ट्रेस के समय आप देखते होंगे कि एक सिक्रीशंस होता है गाय के योनि से, एक तरह का म्यूकस बाहर आता है सिक्रीशंस के बाद, तो उसको ये पैसेज देता है ना। इट रिसीव्स द सीमेन ड्यूरिंग मैटिंग। जब मैटिंग होता है तो ये सीमेन जो मेल एनिमल होते हैं वो विजाइना में ही डिपॉजिट करते हैं और ये रिप्रोडक्शन में इस तरह से हेल्प करते हैं। एक और काम है जो बर्थ कनाल के रूप में ये रूप में यूज होता है। और ये पार्चुरेशन, जब एनिमल जब बच्चे देते हैं उस समय ये एक्सटेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और ये बच्चे को बाहर आने में फैसिलिटेट करता है। तो ये सब इनके काम है। नेक्स्ट जो पोर्शन है दैट इज वेस्टिबुल। अब वेजाइना के बाद का पोर्शन जो है, वेजाइना से लेकर के वल्वा तक जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है उसको वल्वा बोलते हैं। तो वेजाइना और वल्वा के बीच का जो पोर्शन है वही वेस्टिबुल कहलाता है। इसमें क्या है कि यहीं पे यूरेथ्रा जो है ना, यूरिन का जो डक्ट है, जो यूरेथ्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, यहीं पे ओपन होता है वेंट्रल सरफेस में, मतलब नीचे की तरफ ये ओपन होता है। क्रेनियल वेस्टिबुल में जो सबसे आगे का पोर्शन है वेस्टिबुल का, वहां पे ओपन होता है। जो इसका लैंडमार्क, एक लैंडमार्क होता है कि हाँ यहां से वेस्टिबुल स्टार्ट हो रहा है। जहां यूरेथ्रा ओपन होता है वहीं से वेस्टिबुल मानते हैं कि वो स्टार्ट हो रहा है, तो यूरेथ्रा को ही लैंडमार्क माना जाता है। A junction of the vagina and vestibule is marked by the presence of hymen। ये एक पतली झिल्ली होती है जो दोनों को सेपरेट करता है। बाद में आगे चल करके ये मैटिंग के बाद ये रप्चर हो जाता है, तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। हाइमेन के आगे वाला पोर्शन जो एंटीरियर पोर्शन है वेजाइना और उसके पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो वेस्टिबुल होता है। अब इसके कार्य क्या है वेस्टिबुल के? तो वेस्टिबुल जो है स्फिंक्टर लाइक मसल्स जो है इसमें होता है, जो क्लोज करता है जेनिटल ट्रैक्ट को एंड प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजेंस एंड इट सर्व्स एज ए एक्सटर्नल पैसेज फॉर द यूरिन एंड म्यूकस। यूरिन और म्यूकस को भी बाहर आने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो लुब्रिकेशन में ये हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये इनके कुछ कार्य थे। नेक्स्ट है वल्वा। वल्वा किसको बोलेंगे, इसके क्या क्या संरचना है देखते हैं इसको। तो ये सबसे बाहर का पोर्शन है, कॉर्डल मोस्ट पोर्शन है, वो वल्वा होता है। ये कंसिस्ट, ये बना होता है लीप लाइक स्ट्रक्चर जिसको लेविया मेजोरा बोला जाता है। लेविया मेजोरा, दो लीप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर वाले को लेविया, जो आउटर लीप है उसको लेविया मेजोरा बोला जाता है और अंदर वाले को लेविया माइनोरा बोला जाता है। लेकिन जो पशु होते हैं, पशु में क्या है कि लेविया माइनोरा जो है वो पुअरली, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, लेकिन लेविया मेजोरा जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। एंड बोथ द लिप्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर जिसको वल्वर क्लेफ्ट बोला जाता है। एंड दिस लेविया मीट्स डोर्सली, दोनों लेविया जो है डोर्सल साइड में भी मिलते हैं और वेंट्रल साइड में मिलते हैं और वहां पे कॉमिश्योर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको ऊपर के साइड में मिलकर बना, जहां पे मिल रहे हैं उसको डोर्सल कॉमिश्योर और वेंट्रल के साइड में जहां पे मिल रहे हैं वो वेंट्रल कॉमिश्योर कहा जाता है। अब इनके कार्य क्या है? अब ये क्या है कि ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल पैसेज, जैसे दूसरे ऑर्गन्स का भी काम था, एक्सटर्नल पैसेज फॉर द यूरिन एंड म्यूकस, ये दोनों के लिए ये काम करते हैं। ये फैसिलिटेट करते हैं कॉपुलेशन में, हेल्प करते हैं कॉपुलेशन में भी। एंड बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ जब होता है तो उसमें भी ये इनका रोल होता है। और ये जो है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ये थोड़ा फैल जाते हैं, इनका पैसेज बड़ा हो जाता है और फिर ये जो है बच्चे को आसानी से आने में मदद करते हैं। अगर ये नहीं बड़ा हो, नहीं फैले तो बच्चे बाहर नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन है क्लिटोरिस।
अब इसके स्ट्रक्चर और संरचना के बारे में जानते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इसमें जो टिश्यू का कंपोजिशन होता है इरेक्टाइल होता है एंड ये कंसील्ड होता है वेंट्रल कमिश्योर में। जानवरों में ये वेंट्रल कमिश्योर में धसा होता है टिश्यू में। इसमें नर्व सप्लाई जो होते हैं ये काफी हाई होते हैं। बहुत सारे नर्व, सेंसरी नर्व्स एक्चुअली जो है वो बहुत ज्यादा इसमें होते हैं, जिसके कारण से सेंसेशन एनिमल में होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। ये गाय में अगर हम बात करें तो ये कोसा जो है, जो वल्बर मिकोसा है, वहां पे ये जाकर के ये धसा रहता है वेस्टिबुल। बाहर से बहुत कम दिखता है। लेकिन अगर हम सुकर की बात करें, साव की बात करें, तो उसमें जो है ये लॉन्ग होता है, थोड़ा दूसरे जानवरों के कंपेरिजन में लंबा होता है एंड टर्मिनेट लाइक अ स्मॉल पॉइंट और इन अ कोन। कोन शेप स्ट्रक्चर बनता है, वहां पे ये कोन शेप में जाकर के टर्मिनेट हो जाते हैं। सो इनके काम क्या है? सो ये सेक्सुअल सेंसिटिविटी को ये प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस, और साथ ही साथ एरोजल का भी काम करते हैं। उत्तेजना भी ये एनिमल में लाने का काम करते हैं। जब एनिमल हिट में होती है तो उस समय ये स्ट्रेस में जब मैटिंग होता है तो उस समय एनिमल में ये एरोजल का काम या उत्तेजना का काम लाने के काम ये करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेंसरी नर्व। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। क्यों पढ़ना जरूरी था हमने बताया भी था। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द एनिमल इज हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ये सभी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है और ये साथ में सभी मिलकर के एक साथ काम करते हैं। कोई ऑर्गन एक काम करे, अलग काम करे तो वो रिप्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। सभी को एक साथ काम करना है रिप्रोडक्शन के लिए और सभी एक साथ काम करते हैं। एंड इसकी जो जानकारी है एसेंशियल है फॉर द रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट के लिए। अगर हम इसकी जानकारी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आगे चल करके जो अभी और टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो मैनेजमेंट करने में हमें दिक्कतें आएंगी, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाया गया कि ताकि आपको जेनिटल ऑर्गन के बारे में भी आपको जानकारी हो, ताकि आप आसानी से पशुपालन जब कर रहे हैं या बता रहे हैं किसी को पशुपालन करने के, तो वो रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट कर सके। रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो बेनिफिट होगा जो पशुपालन कर रहे हैं। थैंक यू।